outline of the research where each and every variable should be clearly defined. ये इसकी बेसिक डिफिनेशन है. Outline of the research where each and every variable should be clearly defined. लफ्ज़ी मन तो यही हुए, लेकिन अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो रिसर्च मॉडल का मतलब होगा रिसर्च का खाका. रिसर्च का खाका. एक पंखा चला, एक पंखा चला. तो आपने जो रिसर्च करनी उस रिसर्च का मुकम्मल खाका, उसमें जो कुछ आपने यूज़ करना है उसकी क्लियर डिफिनीशन है. तो जब आप रिसर्च प्रपोजल देते हैं, आपकी रिसर्च प्रपोजल बेस्ड होती है रिसर्च मॉडल. इस मॉडल की आपने मेथडोलॉजी बयान करनी होती है, इस मॉडल का आपने मेथड बयान करना होता है, इस मॉडल का ऑब्जेक्टिव बयान करना होता है, इस मॉडल में क्वेश्चन. तो आपका जो भी रिसर्च क्वेश्चन है, आपका जो भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, आपकी जो भी मेथडोलॉजी है वो इसी मॉडल पर बेस्ड होगी, क्योंकि जो रिसर्च आप कर रहे हैं तो उसका एक आपने खाका है. ठीक. तो इट इज़ द मॉडल ऑफ द प्रपोज्ड रिसर्च. ठीक. जो रिसर्च हो गई उसकी तो आप समरी बयान करेंगे. ठीक. जो चीज़ हो गई उसकी आप समरी बयान करेंगे. जो चीज़ नहीं हुई उसका आप मॉडल प्रेजेंट करेंगे. ठीक. So this model should define each and every variable of the research. Each and every variable of the research. तो आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें जिन जिन एलिमेंट पे आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, जाहिर है उनकी वैल्यूज वेरी करेगी. ठीक. उनकी वैल्यू का आपको पता नहीं है. ठीक. उनकी वैल्यू वेरी करेगी. आप एज्यूम करते हैं इसकी वैल्यू 10 होगी, लेकिन जब आप रिसर्च करते हैं उसकी वैल्यू 7 हो जाती है. ठीक. तो 10 के ऊपर अगर आप कैलकुलेशन आपने की हुई है उसका रिज़ल्ट कुछ और होगा, लेकिन जब वो 7 होगी तो उसका रिज़ल्ट कुछ और हो जाएगा. ठीक. तो एवरीथिंग दैट इज़ इंक्लूडेड इन द रिसर्च एंड विच इज़ टारगेटेड बाय द रिसर्च इज वेरिएबल ऑफ द रिसर्च. एवरीथिंग that is included in the research and which is targeted by the research, यानी जिसको आपने टारगेट करना है अपनी रिसर्च में, यानी जिस चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हैं. ठीक. सो दैट इज़ द टारगेट ऑफ योर रिसर्च. सो दोज आर वेरिएबल्स ऑफ योर रिसर्च. सो नॉर्मली दीज वेरिएबल्स आर these variables are categorized in two categories. One are independent variable and other is dependent variables. Independent variables are your input variable.
ठीक, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर योर आउटपुट वेरिएबल। आप कोई नई चीज़ बना रहे हैं तो भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ठीक है। अगर आप कोई नई चीज़ बना रहे हैं तो भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होना लाजमी है, ठीक, क्योंकि जब आप कोई एल्गोरिथम लिखते हैं तो एल्गोरिथम की बेसिक डेफिनेशन क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक। और ये प्रोसीजर किस पे बेस्ड होगा? ये प्रोसीजर आपके वेरिएबल पे बेस्ड होगा, ठीक है। हर स्टेप जो है, ठीक है, वो उन वेरिएबल्स को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक। इनपुट से लेके आउटपुट तक वो वेरिएबल किस तरह मॉडिफाई होंगे, ये आपका प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस को आप जब स्टेप वाइज रिफाइन करते हैं तो वो एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक। इस एल्गोरिथम की बेस पे आप अपनी डेवलपमेंट करते हैं। ये एल्गोरिथम ज़रूरी नहीं है कि किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का। एल्गोरिथम इज स्टेप वाइज रिफाइनमेंट ऑफ द प्रोसेस, वट एवर द प्रोसेस इज। वो कोई मैनुअल प्रोसेस है, ठीक है, उसको अगर आप स्टेप वाइज रिफाइन करेंगे तो भी वो एल्गोरिथम कहलाएगा, ठीक है। वो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, उसको आप स्टेप वाइज रिफाइन करेंगे तो भी एल्गोरिथम कहलाएगा, ठीक। तो एल्गोरिथम इज़ नॉट लिमिटेड टू कंप्यूटर प्रोग्राम। एल्गोरिथम इज़ बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। अब देखिए, आपने एल्गोरिथम लिखा, उसको सी लैंग्वेज आती है, इसको VB.NET आती है, इसको C# आती है, ये ओरेकल में ये करता है, वो ASP में करती है। तो एल्गोरिथम तो वही होगा, हर एक अपने उसको अपने टूल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एल्गोरिथम नहीं बदलेगा, प्रोग्राम सबके बदल जाएंगे, लेकिन एल्गोरिथम नहीं बदलेगा। So each and every algorithm is based on some variable. So some variables will be input variable and others will be output variable. जब आप एल्गोरिथम लिखते हैं तो एल्गोरिथम का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है, कि सबसे पहले एल्गोरिथम नेम, उसके बाद एल्गोरिथम की डिस्क्रिप्शन, उसके बाद तीसरा स्टेप होता है उसमें यूज़ होने वाले वेरिएबल, ठीक, और उसके बाद स्टेप्स होते हैं, ठीक। सो दोज वेरिएबल which are used in the research are variables of the research. Some of the variables will be input variable and some of the variables will be output variable. How these variables are related with each other? See? So relationship of these variables is also defined in order to build this model. ठीक, जिस तरह एल्गोरिथम है तो एल्गोरिथम में आपने बता दिया कि इसमें ये इनपुट वेरिएबल होंगे, ये आउटपुट वेरिएबल होंगे। ये इनपुट वेरिएबल किस तरह आउटपुट वेरिएबल में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक, ये आपका प्रोसेस है। तो ये बेसिकली आप उन वेरिएबल्स की आपस में रिलेशनशिप बता रहे हैं, ठीक, कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ दिस वेरिएबल टू दिस वेरिएबल, दिस वेरिएबल टू दिस वेरिएबल, दिस वेरिएबल टू दिस वेरिएबल, एंड हाउ दिस विल बी प्रोसेस्ड। So the detail of this processing is also defined in the model. Okay? So when detail of this processing is defined, then the basic model is completed. Basic model is completed. Now you will have to define that how you will verify this model. अगर आप ये रिसर्च कर लें तो इस रिसर्च को आप वेरीफाई कैसे करेंगे, ठीक है, कि आपकी ये रिसर्च ठीक भी है या नहीं। तो ये कहलाती है वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च, वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च। सो वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च शुड आल्सो बी डिफाइंड इन द मॉडल, ठीक। हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं।
ये आपका रिसर्च टॉपिक है, ये आपका टॉपिक ऑफ रिसर्च है। टू एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस एंड पोर्टेबिलिटी ऑन कास्ट एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक, अगर हम रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं तो कास्ट पे कितना फ़र्क पड़ता है। ठीक, कास्ट पे फ़र्क पॉजिटिव पड़ता भी है या नहीं, पहले तो हमने ये मालूम करना है कि रिलायबिलिटी इम्प्रूव करने से कास्ट पे फ़र्क पड़ता भी है या नहीं। अगर पड़ता है तो कितना पड़ता है। ठीक, करेक्टनेस को इम्प्रूव करने का कास्ट पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, कंप्लीटनेस को इम्प्रूव करने का कास्ट पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, इसको पोर्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने का कास्ट पे कितना इम्पैक्ट। ठीक, यही चीज़ दूसरे इसके लिए, ठीक है, कि रिलायबिलिटी, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस और पोर्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने से प्रोडक्टिविटी पे कितना फ़र्क पड़ता है। ठीक, तो पहले ये है कि पड़ता भी है या नहीं, दूसरा ये है, ठीक है, कि ये पड़ता है तो कितना पड़ता है। ठीक, तो इसमें हमारे इनपुट वेरिएबल्स क्या है, रिलायबिलिटी, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस एंड पोर्टेबिलिटी। ठीक, यानी जिन चीज़ों का इम्पैक्ट हमने मालूम करना है वो हमारे इनपुट वेरिएबल है। ठीक, और जिन चीज़ों पर मालूम करना है वो हमारे आउटपुट वेरिएबल, कास्ट एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो कास्ट और प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ये हमारे आउटपुट वेरिएबल है। ठीक है, और जिन चीज़ों का इम्पैक्ट हमने मालूम करना है, ठीक है, वो हमारे इनपुट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये है कि अगर इसका डेटा होगा, ठीक, तो कास्ट पे इम्पैक्ट मालूम हो सकेगा, इनका डेटा नहीं होगा तो कास्ट पे इम्पैक्ट मालूम नहीं होगा। ठीक, तो इस रिसर्च के लिए हमारा जो बेसिक हाइपोथेसिस है वो क्या होगा। ठीक है, लेट्स से x1 इज रिलायबिलिटी, x2 इज करेक्टनेस, x3 इज कंप्लीटनेस एंड x4 इज पोर्टेबिलिटी। ठीक, y1 इज कास्ट एंड y2 इज प्रोडक्टिविटी। ठीक, so x1, x2, x3, x4 reliability, correctness, completeness and portability, these are our independent variables. So here we can say that xi is our independent variable, yi is our dependent variable. Xi is the set of independent variable, yi are the set of dependent variable. ठीक, अब इस रिसर्च के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी। देखिए, रिलायबिलिटी, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस और पोर्टेबिलिटी, इसका डेटा हम लेंगे। ठीक, तो कास्ट के ऊपर उसका इम्पैक्ट कैलकुलेट करेंगे। इसका डेटा लेंगे तो कास्ट के ऊपर इम्पैक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें कंपल्सरी चीज़ क्या हो गई इस फिक्र में, इनका डेटा होगा तो कास्ट पे इम्पैक्ट कैलकुलेट होगा। कंपल्सरी क्या हो, इनका डेटा होगा, ये कंपल्सरी है। ठीक, सो इट मीन आवर ये हमारा हाइपोथेसिस है। ठीक, कि x1, x2, x3, x4 these should be greater than 0, इनका डेटा होगा तो ठीक है तो कास्ट पे इम्पैक्ट कैलकुलेट होगा। अगर इनका डेटा ही नहीं होगा ठीक है तो फिर जो कास्ट पे इम्पैक्ट हम कैलकुलेट करेंगे वो रियल नहीं होगा। ठीक है, वो गलत। ठीक, तो सबसे पहले आपने हाइपोथेसिस ये करना है ठीक है कि
इस रिसर्च के लिए ज़रूरी क्या है कि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो फिर ये रिसर्च ही वैलिड नहीं होगी। देखो H0 इनवैलिड रिसर्च। ठीक, ये H1 का उल्टा हो गया। ठीक, कि अगर वो ग्रेटर देन 0 नहीं है, लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो फिर रिसर्च ही नहीं है। ठीक, अब आपके पास ये वेरिएबल है। ठीक, प्रोसेस ये है कि हाउ टू कन्वर्ट दीज इनपुट वेरिएबल्स इनटू आउटपुट वेरिएबल। ठीक, या इन इनपुट वेरिएबल्स और आउटपुट वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन क्या है। अब आपने ये देखना होगा कि क्या इनका रिलेशन मैथमेटिकली बन सकता है, इनका रिलेशन स्टैटिस्टिकली बन सकता है। ठीक है, इनका रिलेशन क्वालिटेटिव बन सकता है। ठीक है, इनका रिलेशन क्वांटिटेटिव बन सकता है। ठीक, ये आपने यहाँ पे ये करना है कि व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा? मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा? हम x1, x2, x3, x4 के ऊपर कोई मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करें और उसके नतीजे में y को कैलकुलेट करें। ठीक, कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन उस पर अप्लाई करें और y को कैलकुलेट करें, तो फिर ये मैथमेटिकल रिलेशन है। ठीक, हम कोई स्टैटिस्टिकल फंक्शन अप्लाई करते हैं तो फिर ये स्टैटिस्टिकल रिलेशन। ठीक, हम ये कहते हैं कि x1 का साइज़ अगर बड़ा होगा तो कास्ट भी बड़ी होगी। ये नहीं कहते कितना बड़ा होगा। ठीक, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर x1 का साइज़ बड़ा है तो कास्ट भी ज़्यादा होगी। ये क्वालिटेटिव टर्म है, इसमें कोई कैलकुलेशन हम नहीं लेकर। ठीक है, हमने सिंपल ये किया। ठीक है, कि जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो अगर x1 का साइज़ बड़ा होगा तो कास्ट भी बड़ी होगी, x1 का साइज़ छोटा होगा तो कास्ट भी छोटी होगी। ठीक, कितनी छोटी होगी कितनी बड़ी होगी ये हम नहीं लेंगे। सो दैट इज़ क्वालिटेटिव। ठीक, अब हम इसी को ये करते हैं कि x1 का साइज़ कितना बड़ा होगा तो कास्ट कितनी बड़ी होगी, ये क्वांटिटेटिव होगी क्योंकि उसके साथ क्वांटिटी एसोसिएटेड है। ठीक, तो रिलेशनशिप मैथमेटिकल हो सकती है, रिलेशनशिप स्टैटिस्टिकल हो सकती है, रिलेशनशिप क्वालिटेटिव हो सकती है, क्वांटिटेटिव हो सकती है। ठीक है, तो यू विल हैव टू एक्सप्लोर दैट व्हाट इज़ द रिलेशनशिप अमंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर योर टारगेटेड रिसर्च। ठीक, अब देखिए इसमें स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे टेस्ट हैं, मैंने सिर्फ 3 किए। अब ये 3 टेस्ट हैं, रिग्रेशन एनालिसिस, हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट पढ़ेंगे बाद में। ठीक, फिलहाल मैं वैसे एग्जाम्पल, ये 3 टेस्ट हैं, रिग्रेशन एनालिसिस, स्टूडेंट टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक, दीज टेस्ट आर यूज्ड टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इन तीनों टेस्ट का ऑब्जेक्टिव ये है, ठीक है, कि वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान में रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करें। ठीक, अब हमने ये देखना है कि ये तीनों टेस्ट रिलेशनशिप एक्सप्लोर करने के लिए तो यूज़ हो रहे हैं और हमारा फंक्शन भी यही है, हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है। ठीक, लेकिन इनमें से कौन सा हमारे काम के लिए ज़्यादा सूटेबल है। ठीक, जो काई स्क्वायर है, काई स्क्वायर सिर्फ
पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, ठीक। x1 इज पॉजिटिवली सिग्निफिकेंट टू y1, x1 इज पॉजिटिवली सिग्निफिकेंट टू y1, ठीक। तो पॉजिटिव सिग्निफिकेंस का मतलब ये है, ठीक है, कि अगर x1 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो y1 की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, x1 की वैल्यू कम होगी तो y1 की वैल्यू भी कम होगी, ठीक। तो पॉजिटिव सिग्निफिकेंस। नेगेटिव सिग्निफिकेंस ये होती है, ठीक है, कि अगर x1 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो y1 की कम होगी, ठीक। x1 की वैल्यू कम होगी तो y1 की ज़्यादा होगी, इसको हम नेगेटिव सिग्निफिकेंस कहते हैं, ठीक। तो काई स्क्वायर सिर्फ इसलिए यूज़ होता है, ठीक, कि पॉजिटिव या नेगेटिव सिग्निफिकेंस बताए, ठीक है। दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज पॉजिटिवली सिग्निफिकेंट विद y1, दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नेगेटिवली सिग्निफिकेंट विद y1 एंड सो ऑन, ठीक। T-test is normally used to check the significance of data. जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक। बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, ठीक, वो करेक्ट है या नहीं है। अब इसमें ये होता है, फ़र्ज़ करें आप क्वेश्चनियर भेजते हैं, आपने क्वेश्चनियर सबको भेज दिया, ठीक। अब सारे वो क्वेश्चनियर फिल करके आपको वापस देंगे, तो उसमें कुछ क्वेश्चन आपने ऐसे रखे होते हैं कि जो एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्टिंग होते हैं, ठीक। आपने एक क्वेश्चन रखा, ठीक है, कि डू यू थिंक इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलायबिलिटी विल इंक्रीज द कास्ट, ठीक। उसका जो आंसर है, ठीक है, वो ये है कि स्ट्रांगली एग्री, नॉर्मल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपके ख्याल में रिलायबिलिटी इम्प्रूव करने से कास्ट बढ़ती है या नहीं बढ़ती, ठीक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप ये देते हैं, ठीक, कि डज द नंबर ऑफ एरर्स इन सॉफ्टवेयर इंक्रीज दी ओवरऑल कास्ट और नॉट। तो पहले का जवाब उसने दे दिया स्ट्रांगली एग्री और दूसरे का जवाब दे दिया स्ट्रांगली डिसएग्री। ये दोनों क्वेश्चन बेसिकली एक ही थे, ठीक है ना, रिलायबिलिटी और नंबर ऑफ एरर, तो दोनों एक ही चीज़ थे, ठीक है। आपने उसी क्वेश्चन को दो मुख्तलिफ तरीके से पूछा, ठीक है। एक का जवाब उसने दे दिया स्ट्रांगली एग्री और दूसरे का दे दिया स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक। तो ये क्वेश्चनियर जो है ये डिस्कार्ड हो गया, इसको आउटलायर कहते हैं, ठीक। आउटलायर यानी ये क्वेश्चनियर यानी ये रिस्पांस आपके डेटा में, ठीक है, शामिल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये सीरियसली फिल नहीं किया गया, ठीक। तो ये चेक करने के लिए कि जो डेटा आपको दिया गया या जो क्वेश्चनियर फिल किए गए, ठीक, उनके जवाबात सिग्निफिकेंट हैं या नहीं हैं, ठीक है, उसके लिए बेसिकली T-टेस्ट होता है, ठीक। जो रिग्रेशन है, ये यूज़ होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की सिग्निफिकेंट चेक करने के लिए कि क्या वो उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव सिग्निफिकेंट है और कितना है, ठीक है। काई स्क्वायर में हमने ये किया कि अगर रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कास्ट भी ज़्यादा होगी, ठीक। वो कम होगी तो ये भी कम होगी, या वो ज़्यादा होगी ये कम होगी, वो कम होगी ये ज़्यादा होगी, ठीक। अब यहाँ पे ये है कि ये भी बताता है, ठीक है, कि सिग्निफिकेंस क्या होगी और कितनी होगी, ठीक। तो कास्ट कितनी बढ़ेगी उसके नतीजे में, रिलायबिलिटी कितनी बढ़ेगी तो उसके नतीजे में कास्ट कितनी बढ़ेगी,
ठीक। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें तो यहाँ पे हमारे लिए ये टेस्ट इन तीनों में से ज़्यादा सूटेबल है। ठीक। तो जब आप इनकी रिलेशनशिप एक्सप्लोर करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं तो आपके सामने कई मेथड्स हो सकते हैं। ठीक। उसमें से मोस्ट सूटेबल मेथड आपने सेलेक्ट करना, मोस्ट सूटेबल मेथड आपने सेलेक्ट करना। बाज़ केसेस में आप ये देखते हैं कि कोई भी मेथड आपके ऑब्जेक्टिव को एज इट इज़ अचीव नहीं कर रहा है। ठीक। तो उस सूरत में मैथमेटिकल मॉडल भी आपको खुद बनाना पड़ता है। ठीक है। जो एग्जिस्टिंग मॉडल हैं उनमें से 2-3 मॉडल्स को कंबाइन करके आपने खुद मॉडल बनाना होगा। ठीक है। सो इफ़ द एग्जिस्टिंग मॉडल डू नॉट एक्सप्लोर relationship between independent and dependent variable, then researcher will have to devise his own model. अब हम इन तीनों में से रिग्रेशन सेलेक्ट करें।